वेलकम टू अनदर सेशन। ठीक है, जो आपका मैराथन 4 है। ये आपका मैराथन है। अभी 2 घंटे का क्लासेस में आपको लगता है ना बहुत टाइम लग रहा है, बहुत कुछ है, बट एक्चुअल अगर हम और पढ़े तो हमें ये पता चलेगा कि हमें और भी ज़्यादा टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ का जब लेना रहता है तो हमें टाइम देना पड़ता है। और जब पढ़ रहे हो ना, कैसे रिमेंबर करोगे, रिकॉल करोगे? ऑब्वियस है, ये सब मेरे ही आसपास के उम्र के वो बच्चे। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा उस पॉइंट को अगर भूल जाऊँ तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक बना के या बार बार लिख के प्रैक्टिस करके उसको रिमेंबर करने को ट्राई करती हूँ। बिना समझे नहीं, समझ के ट्राई करना, तो बहुत लॉन्ग पीरियड तक आपके माइंड में वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए जो टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक है पूरा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो है वाईवीयू एंड एएनयू बच्चे जो पढ़ चुके हो पहले, बट बाकी सारे बच्चों के लिए ये नया क्वेश्चन है, मतलब नया टॉपिक रहेगा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर बच्चों का पहले ही हो चुका है 1st सेमेस्टर में। बट ये टॉपिक ना बहुत ही यूनिक टॉपिक है जो कि आज के टाइम पे एनईपी 2020 में भी यूज होता है। Nowadays we use Is not visible. what? Once again. And screen is not visible. Okay, one second. क्या है, इन सारे फीचर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट दोनों को लेके आपका सीसीई बना हुआ है। इट्स ए शॉर्ट वन, सीसीई, कंप्रीहेंसिव कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब जो निरंतर चले, इसको सतत बोलते हैं, जो हमेशा चलता है उसको सतत और निरंतर बोला जाता है। एंड कंप्रीहेंसिव मतलब व्यापक, बड़े आकार में ट्रांसलेट करके डिटेल्ड बताना, बड़े आकार में ट्रांसलेट करके डिटेल्ड बताना, दैट इज कॉल्ड कंप्रीहेंसिव। सो कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, commonly known as और has been introduced as a school system of evaluation। मतलब इसको किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन में रहता है आपका। रहेगा सीसीई से एक क्वेश्चन रहेगा आपके सीटेड रोस्टेड रोटेट में, दैट इज सीसीई को किसने डिस्कवर किया, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म क्या है, वो इंग्लिश में ही रहेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है, सो सीसीई को फॉर द फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने 2009 में इम्प्लीमेंट किया था। 2009 में ये कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था, और विद द इनैक्टमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। किसके साथ आया ये, राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ आया। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है, कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को यूज करना चाहिए स्कूल सिस्टम में। ठीक है, नॉर्मली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू ले एम्फेसिस ऑन द थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फसाइज मेमोराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको एनसीएफ का भी बताया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इट इज ऑल्सो सेड दैट, क्या बोलता है कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉट बेस्ड ऑन एनी टाइप ऑफ मेमोराइजेशन। लर्निंग प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, बट लर्निंग कभी भी मेमोराइजेशन और रट्टा मार कंसेप्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड बच्चों का इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट। एस्पेक्ट्स मतलब जानते हैं, पी सी एस ई एल एम, इतना पूरा, ई एल एम बोलो या ई एम एल बोलो, जो भी चलेगा। ठीक है, मोरल हो गया, लैंग्वेज हो गया, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल, ये सारी चीज़ों को हम डोमेन भी बोलते हैं या फिर एस्पेक्ट्स बोलते हैं, एस्पेक्ट्स बोलते हैं। ओके, तो बच्चों का ऑल एस्पेक्ट्स को हम ध्यान दे रहे हैं, वो चाहे बच्चा इन्फेंसी स्टेज में हो, अर्ली चाइल्ड में हो, और लेटर चाइल्डहुड में हो, या एडोलेसेंस पीरियड में हो, तो बच्चे का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। हर एक चीज़ का हम डेवलपमेंट को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सो डी एम्फसाइज मतलब ज़्यादा एम्फसाइज नहीं देना है मेमोराइजेशन को, ज़्यादा एम्फसाइज किसको देना है, थॉट प्रोसेस को देना है। चलो, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम बात करेंगे। सो मेन पॉइंट और भी आते हैं कुछ, एम्फसाइजिंग कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट। देखो, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, और रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट मतलब नियमितता, हर दिन होना चाहिए, हर टाइम पे होना चाहिए, और वीकली बेसिस पे होना चाहिए। जो टीचर होते हैं ना, वो एक्चुअली एक रिसर्चर हैं, एक बोल सकते हो ऑब्जर्वर हैं, एक ऐसे पर्सन है जो आपको टोटल छानबीन कर सके, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सल्यूशन दे, उसके लिए काम करे।
तो टीचर का काम बहुत ही लिमिटेड नहीं होता है कि वो बस पढ़ा देंगे एंड खत्म हो गया। टीचर का काम बहुत ही वास्ट होता है। सो एम्फसाइजिंग कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट हमेशा हर दिन होना चाहिए, ठीक है। एसेसिंग बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, हम बच्चे का स्कॉलास्टिक मतलब जानते हो, स्कॉलास्टिक मतलब शैक्षिक, जो स्कूल में चलता है। स्कूल वर्ड स्कॉलास्टिक वर्ड से आया है। स्कूल वर्ड जो वर्ड है आपका विद्यालय स्कूल बोलते हो, ये स्कूल वर्ड स्कॉलास्टिक वर्ड से आया है। स्कॉलास्टिक, स्कॉलास्टिक का मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा दान, मतलब शिक्षा लेना, और शिक्षा दान, शिक्षा दान जो कर रहे हैं हम उसको ले रहे हैं, उसको बोलते हैं स्कॉलास्टिक एक्टिविटी। जब हम बोले कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, तो स्कूल से संबंधित है बट एक्स्ट्रा है, क्लासरूम के बाहर, तो उसको को स्कॉलास्टिक एक्टिविटी बोला जाता है। तो बच्चों को अगर आप चेक कर रहे हो, आकलन कर रहे हो, तो दोनों उपाय से करो, स्कॉलास्टिक भी करो, को स्कॉलास्टिक भी करो। देन रिकॉर्डिंग द मेथड ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक द रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट। देखो अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या चीज़ रिकॉर्ड करना है। देखो अगर ना आप मेरे 2 साल पहले के वीडियोस भी देखो ना, उस टाइम पे मेरा इतना फ्लुएंसी नहीं था, मतलब बोलती थी बट इतने लंबे क्लासेस में ले नहीं पाती थी, बिकॉज कभी टेंशन आता था कि गलत नहीं बोल दिया या करेक्ट हो रहा है कि नहीं, मोडिफिकेशन कैसे करें, कैसे बच्चों को और समझाए, तो उसके लिए बहुत सारा काम मुझे करना पड़ा। तो इसको मैंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। अगर मेरे पास कोई चैनल नहीं होता या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मेरा रिकॉर्ड नहीं रहता, तो मैं उसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाऊंगी। तो बच्चों के आइडियाज़ को, बच्चों के ग्रोथ को, बच्चों के इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग द मेथड ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक द रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट, बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये जानने के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। बट ये बताओ ये रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, बोल सकते हो इस रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है एनीवन। पर कल मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको दे दूंगी, उससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा देन। तो रिकॉर्डिंग द मेथड्स ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक द रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर फाइल मेंटेनेंस करेंगे या फिर हम चेकलिस्ट बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे या फिर रिकॉर्ड बना के रखेंगे, तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर रहेगा। और बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, पहले से इम्प्रूव्ड हुआ है कि नहीं, या मॉडिफिकेशन कितना नीड है, वो सब हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, मेकिंग इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग थ्रू डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। अच्छे से सुनो, सीसीई में और भी 2 टाइप के टीचिंग आ रहे हैं, एक है डायग्नोस्टिक, एक हो रहा है रिमीडियल। डायग्नोस्टिक क्या होता है, उपचार वाला। हम नहीं बोलते हैं कि हमें ना मतलब मेडिसिन चाहिए, हमें कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या कहते हैं उसको पहले डायग्नोज करते हैं, फिर उसके लिए मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पे सोच लो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है और उसका सल्यूशन देना है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है और उसका सल्यूशन देना है। तो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक अप्रोच का यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। व्हेयरएज जब रिमीडियल का बात होता है, तो रिमीडियल माध्यम से हम उपचार देते हैं, उपचार देते हैं, मतलब बोलते हैं ना, अरे मैंने ना होम रेमेडीज़ का यूज़ किया इसलिए मेरे ना चेहरे पे इतना ग्लो आ गया है। तो रेमेडीज़ का मतलब क्या हो गया, उपचार विधि है। उपचार विधि है जहाँ पे हम रेमेडीज़ देते हैं कि बच्चे का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो पहले डायग्नोस्टिक होता है, फिर उपचार आते हैं, फिर रेमेडियल होता है, ओके। एंड हम क्यों इतना काम करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे डोमेन्स को हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकें। तो एंश्योरिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव डोमेन, संज्ञानात्मक, मनोयात्मक एंड भावनात्मक, आपका भावात्मक हो गया या भावनात्मक भी लिख सकते हो, ये सब हम चेक कर सकें। सो इतना डेवलपमेंट होना चाहिए सीसी के द्वारा। अभी जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ आप यूज़ तो ज़रूर करोगे स्कूल टाइम पे। एंड दीज आर ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर पेडागोजी, पूरे शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन आपका आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो मैं शॉर्टकट 2 लाइन में बस बता रही हूँ, बट इसके डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे। चलो, ये पोर्टफोलियो इन एजुकेशन प्राइमरली फंक्शन एज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम। देखो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया कि प्रोजेक्ट इस टास्क को करो कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर,
तो आपने बोला मैम कितना टाइम के अंदर करना है, मैंने बोला 1 वीक टाइम देती हूँ। तो 1 वीक स्टार्टिंग डे पे आपने कैसे सिलेक्ट किया मटेरियल से लेके एंडिंग डे पे आपने कैसे ख़त्म किया, सारे डिटेल्स मैं अपने फाइल में नोट डाउन करके रखूँगी। आपने कैसे ही मटेरियल कलेक्ट किया, कैसे सोचा, कैसे आपने मुझसे आइडिया लिया या किसी और से लिया, कैसे गैदर किया और रखा। सो ओवर द टाइम आपका वर्क कैसे कंप्लीट हुआ, उसका कलेक्शन इंफॉर्मेशन, पूरा प्राइमरी फंक्शन आप बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, उसको हमने रखा है एक जगह पे, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। दिस इंक्लूड वेरियस आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे चीज़ इसके अंदर छुपे हुए हैं, छोटे छोटे चीज़ जो हमें करने पड़ते हैं एज ए टीचर बच्चों को डेवलप करने के लिए। पहला क्या है, रिटन असाइनमेंट, असाइनमेंट लिखना। आर्ट वर्क, छोटा छोटा आर्ट वर्क दे सकते हैं बच्चे। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं चेक कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसा हुआ है और कितना टाइम लेंगे और पहले कैसे डेवलपमेंट हुआ था और इस काम के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ। परफॉर्मेंस वीडियोस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीयर फीडबैक एंड मोर। मतलब आप क्या सोचते हो उसको रिफ्लेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। पीयर रिफ्लेक्शन, जब आप एक साथ बहुत लोग काम कर रहे हो और एक दूसरे के लिए जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो वो भी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, थ्रू पोर्टफोलियो। अगर कहीं पे एक टाइम ड्यूरेशन गिवन हो, 5 साल का, 5 दिन का, 5 घंटे का टाइम हो और पहले घंटे में आप जैसे थे आप दूसरे घंटे में और थोड़ा चेंज हो गया, तीसरे में और, फोर्थ में और, फिफ्थ में और। तो ये चेंजेस ओवर द टाइम हो रहा है, समय के अनुसार आप परिवर्तन हो रहे हो, इसी को अगर हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपको बहुत अच्छे से आता है, क्या है बताओ। जब आप लोग खाना मंगाते हो, खाना मंगाने के बाद आपके पास एक रेटिंग के लिए लिंक आता है कि हमारे जो फूड डिलीवरी बॉय है वो कैसे थे, गुड, बेटर, बेस्ट, पुअर, कैसा थे ना, आपने दिया 5 आउट ऑफ 5। और खाना कैसा था, आपने दिया 4 आउट ऑफ 5। तो ये सब रेटिंग है। तो रेटिंग में क्या समझा, नंबर्स बाउंड है, कैरेक्टर्स बाउंड होंगे, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स बाउंड होंगे। कैरेक्टर्स मतलब जो आइडियाज के बेसिस पे, जिस आधार के बेसिस पे आप उनको तुलना कर रहे हो। सो इट इज यूज टू मेजर द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चों के लिए रहेगा, इट इज यूज टू मेजर द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी सिचुएशन, आइडियाज और ऑब्जेक्ट। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसके बेसिस पे हम बच्चों को मेजर और माप सकते हैं। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन ऑड नंबर पॉइंट्स, लाइक 3 पॉइंट रेटिंग स्केल और 5 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है। मतलब यहाँ पे अगर रेटिंग स्केल बनाते हो, देखो ऐसा रेटिंग स्केल बनेगा और इस रेटिंग स्केल में 2 पार्ट होंगे। यहाँ पे आप कैरेक्टर्स लिखोगे, जैसे हाइट कितना है, वेट कितना है, कलर कितना है, कौन सा सब्जेक्ट है। की आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। तो रेटिंग स्केल में क्या था, मैंने बोला फटाफट समझने के लिए आपको एक एक छोटा छोटा एग्जांपल दे रही हूँ। तो रेटिंग स्केल में आपको मैंने मेंशन किया कि आप रिमेंबर कैसे करोगे ना। रेटिंग स्केल हम लोग कुछ भी परचेस करते हैं, आफ्टर दैट हम ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं या कहीं पे भी खाना खा रहे हो तो आप वहाँ पे रेटिंग देते हो। खाना परचेस किया जोमेटो से या कहीं से भी, तो वो लाने के बाद क्या आता है, एक रेटिंग बोर्ड आता है। तो वहाँ पे आपके स्टार मार्किंग होते हैं एंड आप 3 स्टार, 4 स्टार, 0, 1, 5 कभी देते हो। तो यही पॉइंट है। बट आपको रिमेंबर रखना है बच्चों के कैरेक्टर को, बच्चों के एटीट्यूड को। यहाँ पे हम कोई भी सिचुएशन पे, सपोज मैंने आपको कल सुबह सिचुएशन दिया कि सुबह ना कल एक टेस्ट होगा एंड यू हैव टू प्रेजेंट दिस टेस्ट एंड सबको अटेंड करना बाउंड है एंड आप जल्दी जल्दी इसको करो। तो जब बच्चे ने एग्जाम दे दिया, सब हो गया, कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा गया, कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत बुरा गया, तो इसको भी हम मार्किंग कर सकते हैं एज पर द रेटिंग, रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग। कि जैसे याद करो कोई एक बच्चे का नाम रोहन है, तो रोहन ने 5 आउट ऑफ 5 रखा, तो रेटिंग में वो 5 है। कोई बच्चे ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिखाए तो उसका परफॉर्मेंस 1 है। कोई बच्चे ने वेरी गुड वाला परफॉर्मेंस दिखाया, एक्सीलेंट वाला नहीं था, वेरी गुड वाला था, तो फोर्थ फोर्थ नंबर पे आ गया। तो ऐसे आपके रेटिंग पूरा बोर्ड होता है। तो रेटिंग बोर्ड में पहला होता है कुछ कैरेक्टर्स, यहाँ पे कैरेक्टर्स गिवन होंगे और यहाँ पे उसके रेटिंग स्टार्ट होते हैं। और रेटिंग में 3 वाला होता है एंड 5 वाला होता है, मेजरिंग पॉइंट्स 1 2 3 ऐसा हो सकता है, या फिर 3 4 5 इतने तक जा सकते हैं। कुछ रेटिंग्स में 0 to 5 होता है, कुछ रेटिंग्स में 1 to 5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा रेटिंग स्केल है। हो गया रेटिंग करना। फिर देखो होम टास्क, यू नो दैट होम टास्क टीचर गिव अस द होम टास्क ड्यूरिंग द
नाइट पीरियड, मतलब हमें अगर घर पे काम करना है तो स्कूल में जो भी काम दिया तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस पीरियड वी यूज द होम टास्क एट होम टू प्रिपेयर आवर टोटल एक्सरसाइजेस क्लियरली। तो कोई भी एक्सरसाइज को क्लियरली समझने के लिए एट नाइट हम लोग उसको क्या करते हैं, होम टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो स्कूल के टीचर और ट्यूटर और हमारे पेरेंट्स जो हमें पढ़ाते हैं वो भी दे सकते हैं। तो होम टास्क रेफर टू द वन काइंड ऑफ वर्क असाइनमेंट है, वर्क असाइनमेंट है जो कि टीचर देते हैं स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए एट होम। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी वे। मतलब आप जानते हो, आप कहीं पे जाते हो सामान लेने, आपकी मम्मी ने बोला ये 10 सामान मुझे लेके आना, तो ठीक है, बोला, आपने बोला अरे मुझे याद नहीं रह रहा है, एक लिस्ट में बना के दो। लिस्ट बना दिया और लिस्ट में सारे सब्जियों का नाम या चीज़ों का नाम वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आपने बोला हाँ गाजर ले लिया, ले लिया। अच्छा विनेगर मम्मी ने बोला था, ले लिया। अरे आटा नहीं मिला आज मार्केट में, क्रॉस कर दिया। अरे घी लेना था, ले लिया। सो ऐसे जो पॉइंट पे हम कुछ चीज़ों को लेते हैं और कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, यस नो कैटेगरीज पे और ट्रू फॉल्स के कैटेगरीज पे या टिक और रॉन्ग के कैटेगरीज पे, इसको चेकलिस्ट बोला जाता है। जिस पॉइंट पे आप एक चीज़ को एग्री करते हैं उसको टिक करते हो, जिसको आप एग्री नहीं करते हो मतलब डिसएग्री करते हो जिस पॉइंट को, आप उसको क्रॉस करते हो। ये आपके ओपिनियन, जजमेंट और किसी भी पॉइंट पे बेसिस हो सकता है, मतलब आपने जिस पॉइंट पे किसी भी बच्चे को जज किया हुआ है, ठीक है। तो देख लो क्या है, द चेकलिस्ट is used to evaluate the record, opinions or judgments to indicate the degree or amount। बच्चा कैसा है, क्या है, सब कुछ जानने के लिए हम कर सकते हैं, और ये डिग्रीज में हो सकता है या अमाउंट में भी हो सकता है। अभी डिग्री एंड अमाउंट क्या है, मतलब आपको बोला गया लेवल्स, लेवल्स को मान लो डिग्रीज हैं और अमाउंट्स हैं। अब चलते हैं आगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। क्या है इसमें, अभी मैंने लिस्ट दिखाया आपको, एक पेपर लो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिख दो। यहाँ पे ना checklist is also used to collect information from the different areas, और checklist is also used for टीचर टू मतलब टीचर को ऑब्जर्व करना है और टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम, आप सबको इसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे चेकलिस्ट में कुछ आइटम्स का नाम होगा, ये आइटम्स कैरेक्टर बेसिस पे हो सकता है, आपको जो रिक्वायर्ड है मटेरियल उसके बेसिस पे हो सकता है, एंड टीचर उसको वहाँ पे स्टडी करने के लिए यूज़ करेंगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम से कैसे हैंडल करना है, ठीक है। क्वेश्चनियर, ये तो पहले ही पता चल रहा है कि प्रश्नावली है, बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और स्टूडेंट हैव टू फिल इन देयर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। बच्चे को आपको इवालुएट करना है, स्टूडेंट्स को इवालुएट करना है, मूल्यांकन करना है कि बच्चों का कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे बच्चों का प्रैक्टिस लैकिंग हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ना हम रैंडम क्वेश्चनियर बना लेंगे। क्वेश्चनियर मतलब क्या है, प्रश्नावली। मैं कभी कभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगी एंड बोलूंगी इनमें से कुछ क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं आप सॉल्व करके लाओ। तो जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है, समझ रहा है, वो ना 100 to 100% भी रख सकता है, 90% भी रख सकता है, 80 भी रख सकता है। बट जो बच्चों को समझ नहीं आएगा या समझना ट्राई नहीं करेंगे, वो बच्चे 10-20 भी रख नहीं पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनियर, जहाँ पे बच्चा अपने रेस्पॉन्सेज को क्वेश्चंस के अगेंस्ट फिलअप करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये विशिष्ट अभिलेख है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इन ए स्कूल setting inform teachers as they plan to learn experiences, provide information to families and give insight into identifying possible developmental delays। अभी सुनो, हम विद्यालय में जब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को, जब भी हम स्टूडेंट्स थे तब टीचर्स हमारे लिए करते थे, अभी टीचर हैं तो बच्चों के लिए हम करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, कब से बच्चा स्कूल में है, कौन से वेद से वो पढ़ता है, कहाँ पे उसका तकलीफ़ है, और ये जानकारी उनके फैमिली को देना। बच्चों के अंदर क्या डालने से उनके जो डेवलपमेंटल डिलेज हो रहे हैं, मतलब रुकावट खड़े हो जा रहे हैं उनके मतलब विकास में, उसको हम आगे लेके जा सकते हैं, तो उसको देखना। मतलब बच्चों का टोटल रिकॉर्ड, हिस्ट्री रिकॉर्ड पूरा रखना, दैट इज़ कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जिसको आपने बोला था ना फाइल मैनेज करेंगे, फाइल रखेंगे सेटिंग करके, वही है, बट इसका नाम है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हर एक बच्चे के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा रहेगा, बच्चा कब डेवलप हो रहा है, बच्चों में चेंजेस कब आ रहे हैं, बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं है, फिर बच्चों का मूड कैसे ठीक हो गया, फिर मन आ गया, A to Z। जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेंगे उस टाइम पे यही इन्फॉर्मेशन हम उनके पेरेंट्स को और फैमिलीज़ को, गार्जियंस को इन्फॉर्म करेंगे।
ठीक है, इससे बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स है फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करने में ईजी होता है। अब चलो आगे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव वर्ड आपने कहाँ सुना है? मैथ्स में सुना होगा। मैथ्स में हमें ये वर्ड्स मिले हैं, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है और एक होता है नॉर्मल, अगर इस चीज़ को बोला जाए एडिशन, एडिटिव बेस, ठीक है। अब दो वर्ड यूज कर सकते हो, एक होता है क्यूमुलेटिव और सेकंड होता है एडिटिव। सो एडिटिव और एडिशन योगात्मक होते हैं, ठीक है। आज मैंने आपका रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। आज मैंने एक स्टूडेंट का नाम है रोहन, एंड मैंने इसका रिकॉर्ड आज बनाया, ठीक है। इंफॉर्मेशन पहले दिन का लिखा, फर्स्ट डे का, ये फर्स्ट डे का है। सेकेंड डे फिर से मैंने लिखा, सेकेंड डे फिर से मैंने लिखा, थर्ड डे फिर से मैंने लिखा, थर्ड डे मैंने फिर से इंफॉर्मेशन लिखा, फोर्थ डे हम फिर से लिखेंगे। अब मुझे बताओ, जब लास्ट हम इंफॉर्मेशन देंगे किसी भी पर्सन को उसके बारे में, सो हम एडिशन करके सबको जोड़ के जितने पॉइंट्स आएंगे उसको बताएंगे, या एवरी डे का एक एक दिन का डिटेल्स बताएंगे? क्या करोगे बताओ, क्या करें? एवरी डे का करें या फिर ऑल डेज का जोड़ने के बाद इंफॉर्मेशन जो लास्ट आउटकम आएगा उसे बताएं? व्हिच वन आपके अकॉर्डिंग? जल्दी बोलो बोलो। और कर रहे हैं बच्चों के लिए एवरीडे के बेसिस पे अपडेटेड फॉर्मेट में रखते हैं, आज क्या क्या बच्चे ने, कल क्या क्या, परसों क्या क्या, हर चीज़ को देखते हुए और उसके मेन टारगेट पॉइंट्स को पकड़ के लास्ट में डिजायरेबल आउटकम्स जैसे आए, हमारे इच्छा अनुसार जैसे बदलाव आए, उसके लिए ध्यान देते हैं, तब इसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे कि बच्चों का अचीवमेंट क्या है, अटेंडेंस क्या है, हेल्थ कैसा है, टेस्ट में रिजल्ट कैसे आए, और सिमिलर पर्टिनेंट डाटा, इसी से संबंधित जो भी डाटाज आपको गिवन होंगे, इस सब के बारे में हम उनके पेरेंट्स को जानकारी देंगे। क्लियर है इतना? उसके पहले क्या पढ़ना है? मोटिवेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उससे पहले दो वर्ड्स आए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। देखो अच्छे से सुनना, बस हिंट रख के चलो। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। अभी बोलोगे मैम आप कभी टेस्ट बोलते हो, कभी असेसमेंट बोलते हो, कभी इवैल्यूएशन बोलते हो, क्या ये सब सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है, बट ये जो टाइप्स मैं बता रही हूँ ना, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और उधर भी आपको बताया डायग्नोस्टिक, रिमेडियल, जो जो नाम सब यूज़ किया, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, जो भी यूज़ किया ना, उसके साइड में आप टेस्ट वर्ड भी लगा सकते हो, असेसमेंट वर्ड भी लगा सकते हो, इवैल्यूएशन वर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम में आएगा। इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन होता है, असेसमेंट का मतलब आकलन होता है, और टेस्ट का मतलब एग्जामिन करना होता है। हो गया? तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? क्राइटेरिया के बेसिस पे जजिंग करना। एक लाइन में समझो पहले, क्राइटेरिया के बेसिस पे जजिंग करना और फीडबैक देना। मैं ना, आप 10 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे अभी 150-200 बच्चे हैं, बट अभी ना मैं 10 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 10 बच्चों में से कोई एक बच्चा बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर रहा है, अच्छा रिजल्ट कर रहा है, ठीक है। सो बाकी बच्चों का रिजल्ट उस बच्चे से कंपेयर होके आएगा ना। जैसे एक बच्चे का नाम है अनन्या, अनन्या है, और हम लिख देते हैं अरुणा, ठीक है, अरुणा लिखते हैं, मतलब हम अभी इजी नाम याद करेंगे, नहीं तो कोई अनन्या वाला बच्चा रहेगा तो वो बोलेगा मैम मेरा नाम यूज़ कर रहे हो। तो अरुणा है, और अरुणा क्या करी है, वो हाईएस्ट मार्क रखती है। जैसे मैथ्स में उसने रखा 90, ठीक है, इंग्लिश में रखा 70 और 80। तो अभी सुनो, अरुणा से हम कंपेयर करेंगे सारे बच्चों को, जो भी, बिकॉज ये हाईएस्ट मार्क है, और बाकी जो भी बच्चे हैं उनका मार्क्स इससे कंपेयर होके आएगा। तो जैसे इसके बाद रोहित है, राहुल है, मनोज है, आरती है, जो भी पर्सन है, इसका मार्क्स क्या हुआ, रोहित का मार्क अरुणा से 1 मार्क कम है, 89 रह गया। जो भी आपका मतलब उसके बाद भी नाम है, रोहित है, राहुल है, जो भी है, तो उसका मार्क रह गया 75। आपके जो भी नाम और भी दिए हैं मैंने, आरती हो गया और मोनिका हो गया, मोना हो गया, जो भी नाम ले रहे हो, इनका रह गया 70, इनका रह गया 68। तो ये सारे मार्क्स इस मार्क्स से बहुत ही कम है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मार्क, रिलेटिव मार्क, और ये इस बार के लिए मार्क
क्या बन गए, मानदंड बन गए, क्राइटेरिया बन गया, कैरेक्टर बन गया। इसी कैरेक्टर के बेसिस पे हमें दूसरों का कैरेक्टर को जज करने के लिए मिला और उसके बेसिस पे इन लोगों को भी पोजीशन मिलेगा। अगर अरुणा फर्स्ट पोजीशन में रहती है तो रोहित 89 रख के सेकंड पोजीशन में आया, और इनमें से और कौन है, जैसे राहुल 75 रख के थर्ड पोजीशन में आया। फिर मोना लिखा गया है, जैसे सोच लो ये फोर्थ पोजीशन में आएगी और ये फिफ्थ पोजीशन में आएगी। तो किसी एक पर्सन का कैरेक्टर देख के या फिर कोई क्राइटेरिया को देख के, वर्क एबिलिटी को देख के अगर हम दूसरे पर्सन्स को कंपेयर करते हैं उससे, तो इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और असेसमेंट कहा जाता है, जहाँ पे बच्चों का रैंक और पोजीशन पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, Sudhir successfully solved 60% of the question in the chapter Modern Approach to Evaluation History. हिस्ट्री का मॉडर्न अप्रोच टू इवैल्यूएशन हिस्ट्री है, तो उसके ना उस चैप्टर के अच्छे से सुधीर ने क्या किया, 60% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्लास मतलब आपका देख लो, यहाँ पे 9 का बच्चा है जो हिस्ट्री टेस्ट दे रहा है। अब चेक करना है कि इट इज़ राइटली एन एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्यों बताओ, बच्चे ने, सुधीर ने 60% क्वेश्चन एक चैप्टर से कंप्लीट कर दिया जो क्लास 9 का है। अभी क्लास 9 के जितने बच्चे रहेंगे उन्होंने इससे कितना अच्छा किया या बुरा किया है वो देखना है। किसी ने 50% किया है, किसी ने 55%, किसी ने 58%, किसी ने 59%, ऐसे करके बच्चे को पोजीशन मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। वो था मानदंड, ये है मानक संदर्भित, मतलब नॉर्म। कोई हायर अथॉरिटी, कोई भी एजुकेशनल हायर अथॉरिटी पहले डिसाइड करेगा ये एक कट ऑफ मार्क होगा या रैंक मार्क होगा। सो ऐसा हम मार्क रखते हैं जिसके ऊपर जाए तो बच्चे पास हो जाए और नीचे आए तो बच्चे फेल हो जाएंगे। सो व्हेन वी मेजर वंस रिलेटिव पोजीशन इन ए वेल डिफाइंड नोन ग्रुप, we usually use the norm reference test. अच्छा, for example, Sudhir's rank or position in the 10th board exam held in 2017 in the state of West Bengal can be done through the norm reference test. देखो, आपका रैंक पोजीशन किसके द्वारा चेक किया गया, 2017 में आपका रैंक पोजीशन आया था 10th क्लास में, और बोर्ड के द्वारा बताया गया कि सब में से आपका पोजीशन मतलब ज़्यादा है, आपका पोजीशन फर्स्ट रैंक पे है और सेकंड रैंक पे है और थर्ड रैंक पे है, या फिर 100 मतलब रैंक में हो, तो कौन से रैंक में हो उसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और हायर अथॉरिटी ने और एजुकेशन सिस्टम ने डिसाइड किया, देन इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोला जाएगा और असेसमेंट कहा जाएगा। अगर किसी पर्सन को पर्सन से कंपेयर करते हैं उनके स्टैंडर्ड के बेसिस पे, तो उसको बोला जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और अगर पहले से ही डिसाइडेड है इससे ज़्यादा मार्क रखे तो हाईएस्ट होगा, इससे कम मार्क रखे तो लोएस्ट होगा, तो इसके बेसिस पे अगर आपको कोई पोजीशन मिलता है तो उसको नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कहा जाता है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या हम क्लियर है? मोटिवेशन का टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा दिया था मोटिवेशन, अब्राहम मास्लो का कंसेप्ट, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। एनसीएफ 2005 भी आप पढ़ चुके हो, डिटेलली पढ़ चुके हो। ठीक है, अब अगर जानना है इंफॉर्मेशन और भी थोड़ा थोड़ा, तो 2009 टी का जो भी मैंने पॉइंट पढ़ाया था वो एनएफ था, बस मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको बताना है तो वो मैं बता दूंगी। ये 2 टॉपिक एनपी 2020 आपने पढ़ा हुआ है, कोठारी कमीशन भी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये 2 टॉपिक कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट पीडीएफ में चलेंगे। ठीक है, सो अब आ जाओ, बोलोगे मैम इसमें क्या पढ़ना है? हाँ, आरटी 2009 एंड एनसीएफ 2005 सबके पेडागोजी पेपर में फिर से है, सबके पेडागोजी के पेपर में फिर से है। तो एनसीएफ 2005 यहाँ से पढ़ो अच्छे से, और सेपरेट वीडियोस भी हैं उसको देख लेना, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो सबसे हाईलाइटेड वर्ड्स को लेके हम आए हैं। सो एनसीएफ 2005 में क्या मेंशन है? प्रोफेसर यशपाल वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेटिंग कमिटी। एक कमिटी है जिसका नाम है सेटिंग कमिटी, बोलो स्टीयरिंग कमिटी। सो नेशनल स्टीयरिंग कमिटी मतलब होता है संचालन समिति। ठीक है, राष्ट्रीय संचालन समिति, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। अच्छे से सुनो, पूछूंगी। उन्होंने एक कमिटी बनाया किसके ऊपर? एनसीएफ के ऊपर। एनसीएफ कितना? एनसीएफ 2005। इसमें कितने मेंबर्स थे? 35 मेंबर्स थे, अच्छे से याद रखना। ठीक है, 35 मेंबर्स थे, और 35 से
इंक्लूडिंग 10 मेंबर, उनमें से 10 मेंबर फ्रॉम एनसीईआरटी थे। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो 10 सदस्य आपके एनसीईआरटी से थे, जो कि इसमें इंक्लूडेड थे 35 मेंबर्स के विधि। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से द लर्निंग इज एक्टिव, लर्निंग बहुत ही एक्टिव होगा, सक्रिय है, आपका जो अधिगम होता है वो सक्रिय होता है, और सोशल इन नेचर, मतलब सोसाइटी से आप लर्न करते हो, सराउंडिंग से आप लर्न करते हैं। एंड बिकॉज ए पैसिव करिकुलम कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द सोशल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि ऐसा माना गया जो निष्क्रिय करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता या डेवलपमेंट नहीं कर सकता सोशल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, बच्चों का। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट थे जो कि रीजुविनेट इंडियन स्कूल एज वेल एज टीचर एजुकेशन, जो कि नवीकरण करना चाहते थे। किसका नवीकरण हो? इंडियन स्कूल सिस्टम का और प्लस टीचर एजुकेशन का। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल दिए ऑन द फोकस ऑफ, किसके फोकस में? एजुकेशन सिस्टम के फोकस में। और किसके ऊपर आधारित करके? एनपी 1986 के आधार पे, एनपी 1986 के आधार पे और 92 के भी आधार पे। ठीक है, उन्होंने किस किस के ऊपर पॉइंट दिया? ना गाइडिंग प्रिंसिपल जो था, फोकस कर रहा था कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, हमारे नॉलेज को, ज्ञान को, जो भी क्लासरूम में हमने सीखा, स्कूल के बाहर के जीवन के लिए भी हमें यूज करना चाहिए। लर्निंग शिफ्ट करना है अवे फ्रॉम द रोट मेथड, लर्निंग को लर्निंग में रखते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ना कि रोट लर्निंग करने के लिए, रट्टा मारने के लिए। ठीक है, एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, करिकुलम को ऐसा भरा पूरा कर दो जैसे कि वो टेक्स्ट बुक से भी ऊपर चला जाए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मेंशन हो कि टेक्स्ट बुक के साथ साथ बहुत सारे और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे रेफरेंस बुक है, गाइड बुक्स है, एग्जामिनेशन सिस्टम है और टीचर एजुकेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन को कैसे बनाना है? एनसीएफ के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटिंग दैम विथ क्लासरूम लाइफ, और उसको जोड़ना है क्लासरूम के लाइफ के साथ। ओके, As per National Curriculum Framework 2005, learning should be made an enjoyable activity. 2005 जो नेशनल एनसीएफ करिकुलम है उसके बेसिस पे लर्निंग कैसा होना चाहिए? एंजॉयबल एक्टिविटी, आप जिसको करने से आप खुश हो जाओ, आपको आनंद मिले, ऐसा। करिकुलम स्ट्रक्चर एंड स्कूल शुड बी डिजाइन टू मेक स्कूल सेटिस्फैक्टरी प्लेस फॉर द स्टूडेंट टू फील सिक्योर एंड वैल्यू। करिकुलम का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि बच्चे एंड स्कूल का भी स्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ पे बच्चे जब पढ़ने जाए उनको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, हम एक अच्छी जगह पे हैं जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, ना ही हमें कोई हैरेस करता है, हम सिक्योर हैं और हमारा जीवन का भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, सिक्योर एंड वैल्यूड होते हैं, तो ऐसा रहना चाहिए। द करिकुलम शुड फोकस ऑन द, करिकुलम किस पे फोकस करे? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट में इंडिविजुअल का, एंड एनहांस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और जिससे बच्चे का इंडिविजुअल, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पॉसिबल हो, मतलब शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो। ठीक है, इनके 5 प्रिंसिपल को देखो। पहले तो है कनेक्टिंग नॉलेज आउटसाइड ऑफ द स्कूल, मतलब देखो अपने ज्ञान को, जो भी आपने क्लासरूम में सीखा उसको यूज करो लाइफ आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर के जीवन में यूज करो। एंश्योर दैट स्टूडेंट डू नॉट लर्न मैकेनिकली, देखो जैसे मशीन वर्क होता है ना, विदाउट सोचे समझे मशीन को ऑन कर दिया तो वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, आप जब तक नहीं बंद करोगे तब तक चलते जाता है, जब तक वो खराब ना हो जाए तब तक चलते रहता है, मतलब उसमें कोई ना एक्सपीरियंस, जुनून, एंजाइटी या हंसी वाला कोई भी पॉइंट नहीं होता है, मतलब एंजॉयबल कुछ भी नहीं है। तो लर्निंग को ऐसा बनाओ जहाँ पे आप थिंकिंग कर सको, विदाउट थिंकिंग अगर कुछ रहे हो वो लर्निंग बिल्कुल नहीं है। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ऊपर ही पढ़ा था, करिकुलम को ऐसा बनाओ जो टेक्स्ट बुक के भी ऊपर चला जाए। इंटीग्रेटिंग एग्जाम्स विथ क्लासरूम लाइफ टू मेक दैम मोर फ्लेक्सिबल, एग्जाम्स को, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसको क्लासरूम लाइफ के साथ जोड़ दो जैसे कि वो भी फ्लेक्सिबल हो जाए, लचीलापन रहे उसमें।
लास्ट, नर्चरिंग एन आइडेंटिटी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द कंट्रीज डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो हम जब लोकतांत्रिक बोलते हैं, हमारे देश क्या है, लोकतांत्रिक है, राजनीति के अंदर चलते हैं, राजनीति को चिंताधारा में लेते हैं, तो हमें ना लोगों को पहले ना गाइड करना है, पोषण देना है। तो हम कैसे पोषण दे सकते बता सकोगे? कोई भी, एनीवन? लोगों के अंदर के लिए सब कुछ करना है, पहचान बनाना है, तो हमें सारे सोसाइटी के लोगों को नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब सबको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में बताना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा देखो, और एक पॉइंट आया जो एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है ओस्टेड सीटेड के लिए। एनसीएफ 2005 एम्फसाइजेस ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अबे मुझे बोलना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किसने दिया था, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है? ओके, so constructivist approach of learning as it focuses on the active participation of learner through engaging activities। तो एनसीएफ 2005 किस पे भरोसा करता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे भरोसा करता है। ये इसके थ्रू बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा पढ़ाई में एंड लर्निंग करेगा थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटीज़। उस काम में यूज़ होते होते, मतलब एक्टिविटीज़ में वो खुद को एंगेज कर दिया और खुद का वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उससे ही वो सीखते जाएगा और एक्सपीरियंस गेन करेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 कितने लैंग्वेज फॉर्मूला आए? कितने लैंग्वेज यूज करें हम? जल्दी बोलो। सो एनसीएफ अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये पॉइंट तो कट ही गया, कहाँ पे चला गया? ओके, हाँ, शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स। ओके, in the primary level mother tongue and regional language should be used as the medium of instruction। प्राथमिक स्तर पे शिक्षा के माध्यम में हम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, अपने एरिया का रीजनल लैंग्वेज, और आप बोल सकते हो वर्नाकुलर लैंग्वेज, फोक लैंग्वेज यूज होगा। हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड, बहुभाषी शिक्षा दी जानी चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला शुड बी फॉलोड। और एनसीएफ 2005 फोकस टू कनेक्ट द करिकुलम विद द डेली लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम को ऐसा बनाओ कि बच्चों को पढ़ने में इजी लगे, जो उसके दैनंदिन जीवन के साथ हो, डेली लाइफ के साथ मिक्सअप होता जाए। तो ऐसा करिकुलम रखो जो बच्चे को लगे ही नहीं कि ये नया है और हार्ड है। एनसीएफ 2005 अपोजेस रोट और मेमोरी बेस्ड लर्निंग, मतलब रट्टा मार का कंसेप्ट को हटाओ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन हैंड ऑन और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जानते हो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जैसे लेते हो। मैंने बोला ना, आपको पहली बार अगर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन मिलता है और आप खुद से कलेक्ट करो, इसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बोला जाता है। और डायरेक्ट एक्टिविटीज आप बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ से आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एनसीएफ 2005 सपोर्ट्स बर्डन फ्री लर्निंग। ठीक है, याद रखना, बर्डन फ्री लर्निंग ये यशपाल का ही कंसेप्ट है, प्रोपोज्ड बाय डॉक्टर यशपाल इन 1993। बोझ मुक्त शिक्षा, बोझ मुक्त शिक्षा, और ये लगभग 10 दिन के लिए चलेगा। ठीक है, चलो, द थिंकिंग शुड बी डाइवर्जेंट, पहले ही पढ़ा है, कल के क्लास में भी बोला था। आपका अगर एक क्रिएटिव पर्सन होता है तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, मतलब एक प्रॉब्लम के मेनी सॉल्यूशंस निकालेगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमारे आइडियाज बढ़ जाते हैं, घटेंगे नहीं, नंबर ऑफ आइडियाज मिलेंगे सेम प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो बच्चा डिफरेंट वे से डिफरेंट आइडियाज निकाल के एक चीज को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, द मेजर फीचर ऑफ एनसीएफ 2005 क्या क्या है? मेजर फीचर देखो डिफरेंट एरियाज को हम काउंट करें। 5 वर्ड्स को प्लीज याद रखना। कैसे याद रखोगे? PLC_S², PLC_S²। ठीक है, P फॉर पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, लर्निंग एंड नॉलेज, अधिगम और ज्ञान, करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, पाठ्य चर्चा क्षेत्र, स्कूल चरण, आकलन। और S में 2 S है, एक में है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, दूसरे में है सिस्टमिक रिफॉर्म्स। अभी मैं समझाती हूँ। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमें पढ़ाना है, मतलब बच्चे को हर टाइप का नॉलेज देना पड़ेगा, चाहे वो उसमें सर्टिफिकेशन ले और ना ले, बट उस ज्ञान को वो अर्जे, कमाए और उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज करे। लर्निंग और नॉलेज, ये लर्निंग और नॉलेज आपको ना, लर्निंग बस पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उसे ज्ञान लेना है।
तो ज्ञान लेना मतलब बहुत ही कष्ट का काम होता है। आप बोलते हो ना फटाफट पढ़ लोगे और सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, नहीं। ज्ञान लेना, हर एक चीज़ का टिडबिट जानना और उसके लिए एक एक चीज़ को 10-15 बार रिपीट करना, इसको बोलते हैं नॉलेज, क्योंकि उसके अंदर का छुपा हुआ सारे कोड्स आपके सामने आ जाएंगे। करिकुलर एरियाज स्कूल स्टेजेस असेसमेंट, हमें करिकुलम को भी देखना है, उसके एरियाज, स्कूल स्टेज कितने स्टेज में है, मतलब प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इस लेवल पे। असेसमेंट, आकलन भी हम करेंगे, और आकलन करने के बाद दो चीज़ करेंगे, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट को चेक करना और कैसे प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में रिफॉर्म और परिवर्तन और सुधार किया जाए, ऐसे देखना। तो दैट इज PLCS²। अभी पूछूंगी मैं कि NCF 2005 की 5 विशेषताओं को बताओ और 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंट एरियाज को बताओ जो मेजर फीचर है, इसके 5 मेजर फीचर को बताओ, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग टीचर क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर मतलब जो अपॉर्चुनिटी देता है और आपको सुविधा दाता, मतलब बहुत सारा सुविधा देगा, आपको माहौल बना के देगा और आप वहाँ पे पढ़ोगे और आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जोगे। सो टीचर इज ए फैसिलिटेटर as his role is to create such an atmosphere of learning where the children can themselves realize their true potential। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा एक टीचर जहाँ पे बच्चा समझेगा, अरे ये तो मैं बचपन से जानता था बट कभी सीखा ही नहीं, कभी आइडिया ही नहीं लगाया, मेरे अंदर इतने पोटेंशियल है, इतने एनर्जीज है, शक्ति है, मैं इतना सारा काम जानता हूँ, ये तो मुझे पता नहीं था। तो वैसा एनवायरनमेंट टीचर क्रिएट करके देगा और बच्चों को बताएगा मीनिंगफुल नॉलेज। नॉलेज का एक, ज्ञान का एक मीनिंग होना चाहिए। उस ज्ञान को जब अर्जो तो वो चीज़ सिर्फ सर्टिफिकेट में ना दिखे, आपके स्टडीज़ में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके बातों में और आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी दिखना चाहिए। इसे मीनिंगफुल नॉलेज बोलते हैं और मीनिंगफुल लर्निंग भी बोला जाता है। टीचर और कैसा रोल प्ले करेगा, टीचर इज़ वन हु प्लेज डाइवर्स रोल, बहुत सारे रोल प्ले करता है। इनोवेटर है, नए नए रोल निकालता है या नए नए पॉइंट्स बनाता है। एक्शन रिसर्चर है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए एक एक्शन रिसर्च का साइकिल होता है। पहले डिफाइन करना प्रॉब्लम क्या है, उसके रिलेटेड आइडियाज़ ढूंढना, आइडियाज़ के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करके देखना, फिर इम्प्लीमेंट होके अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आए उसको सुधार करना और लास्ट में उसका एंड तक पहुंचना, प्रॉब्लम का सल्यूशन देना। फिर से यही साइकिल चलते जाएगा। तो ये एक्शन रिसर्चर है। प्लानर है, पहले से प्लानिंग करते। मैनेजर है, मैनेजमेंट भी करते। कंटेंट प्रोवाइडर है, जैसे हम भी प्रोवाइड करते हैं आपको कंटेंट। फैसिलिटेटर है, सुविधादाता। लीडर भी है, नेता जैसा है, मतलब आपको लीड करके आगे लेके जाता है। को क्रिएटर है, सह निर्माता है, जो आपके साथ रह के ही आपके, मतलब आपको अगर कुछ पॉइंट नहीं आता है तो मैं आपको हेल्प कर दूं उस पॉइंट को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, तो सह निर्माता है। ठीक है, क्या हम क्लियर? चलो आगे। RT 2009, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, 2 टाइम्स पढ़ा हुआ है, ये 3rd टाइम चल रहा है सारे बच्चों का। फर्स्ट ईयर बच्चों का भी 2 बार पहले हुआ था, अभी जो 3rd ईयर है उनका नहीं हुआ, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेडागोजी पोर्शन से ही है, वो कंप्लीट होते जा रहे हैं, मार्क करते जाइएगा। On the 26th August, on the 26th August 2009, on the 26th August 2009, Indian Parliament passed a historic act. Indian Parliament ने एक historic act बनाया, मतलब इतिहास में नाम रखने वाला ऐसा एक एक्ट बनाया जिससे हम बच्चों में एजुकेशन डाल सकें, और उसका नाम क्या बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। was implemented in India with effect from 1st April। इम्प्लीमेंट तो हो गया इंडिया में, बट काम में कब से आया, इनफोर्स और इनैक्ट कब से हुआ, लागू कब से हुआ, 1st April 2010। थोड़ा सा आप डेट को याद रखो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आता है क्वेश्चन में कि ऑन व्हिच डेट दिस बिल वॉज पास्ड, RT 2009 बिल वॉज पास्ड, एंड ऑन व्हिच डेट RT 2009 वॉज इनैक्टेड इन इंडिया, इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। कब हुआ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब काम में आ गया, लागू हो गया, वो है 1st April 2010। और कब बिल पास हुआ, उसका सारे पॉइंट्स का बिल पास होगा, सब उसको साइन करेंगे, वो कब था, 26 अगस्त 2009। सो अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी याद रखो, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, RT एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। ये जो RT एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 86 वाला।
इट इज एन एक्ट दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये जो एक्ट था इसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सबको दिया जाएगा बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में आर्टिकल कौन सा था, 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हम बच्चों को देंगे 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को। फिर देखो नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कॉमनली नोन एज, राइट टू एजुकेशन एक्ट को कॉमनली हम बोलते हैं RT एक्ट 2009 एंड इज एन एक्ट व्हिच एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अच्छा ये लाइन ना रिपीट हो गया है फिर से, चलो फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे और नहीं चाहिए हमें। सो टू इक्वलाइज द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अगर मुझे इक्वल प्रोवाइड करना ही है सबको अपॉर्चुनिटीज, सबको सुविधा एक जैसा देना है ऑल बच्चों को 6 to 14 के लिए, तो हमें कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि पढ़ाने का टाइम पीरियड कितना होगा एक साल में, इंस्ट्रक्शनल आवर्स और एक शैक्षणिक वर्ष में आप कितने टाइम तक इंस्ट्रक्शंस देंगे एकेडमिक ईयर में। क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 1 से 5 के लिए 800 घंटे, 800 घंटे रहेंगे, ठीक है। एंड क्लास 6 to 8 के लिए 1000 घंटे रहेंगे, 1000 घंटे रहेंगे। क्लास 1 to 5 के लिए 800 घंटे, क्लास 6 to 8 के लिए 1000 घंटे रहेंगे। वर्किंग डेज कितना होगा एक एकेडमिक ईयर में, वर्किंग डेज होगा क्लास 1 to 5 क्लास के लिए 200 दिन वर्किंग डेज रहेगा, मतलब स्कूल आना बाउंड है, और क्लास 6 to 8 के लिए 220 दिन बच्चे आएंगे। अदर फीचर्स क्या क्या है, प्रोविजन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर, अगर हमें एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको एक जैसा ही देना है तो हमें प्राइवेट ट्यूशंस बंद करने पड़ेंगे। ट्यूशन मतलब टीचर जो है गवर्नमेंट में है, RT के अकॉर्डिंग स्कूल्स में ऑलरेडी पढ़ाते हैं, वो फिर घर पे आके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ को बैन करना पड़ेगा। 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स एज अ मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर। देखो मिनिमम वर्किंग आवर पूछा गया है, तो मिनिमम वर्किंग आवर मतलब 45 आवर्स बोला गया है, मतलब 45 घंटे से ज़्यादा। अगर चेक करोगे आप स्कूल जाते हो 6 घंटे, मतलब 6 दिन, 7 दिन नहीं जाते हो, मतलब एक दिन आपका हॉलीडे होता है। अगर फेस्टिवल्स को भी छोड़ दिया तो हर एक दिन आपको मिनिमम 8 घंटे, 7.5 से 8 घंटे हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन लेना पड़ता है। अब बोलोगे कैसे मैम, देखो 45 घंटे हैं, 45 घंटे को डिवाइड कर दो 6 से, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा जैसे कि 6 7 जा मिल गया 42 पॉइंट लगाओ, इधर रहेगा 3, इधर 0, तो 6 5 जा मतलब 7.5 घंटे। बोलोगे मैम देन स्कूल में 8 घंटे होता है, अरे हाफ, आधा घंटे का, हाफ एन आवर का क्या रहता है, टिफिन ब्रेक होता है, तो ये भी याद रखना। रिजर्वेशन ऑफ 25% सीट्स, 25% सीट्स फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं और मतलब इन प्राइवेट स्कूल्स में हैं, तो उनको हम 25% रिजर्वेशंस देंगे, रिजर्वेशन सीट रिजर्व करके रखा जाएगा उन बच्चों के लिए। नॉट टू डिप्लॉय टीचर्स इन नॉन एकेडमिक वर्क, देखो चुनाव, जनसंख्या, जनगणना, आपदा, मतलब जैसे कि हो गया अभी अर्थक्वेक आ गया है या बाढ़ आ गया है, तो वहाँ पे खाना जो रिलीफ बांटने जाते हैं तो टीचर्स को भी दिया जाता है वो काम। तो इसे छोड़कर ये कर्तव्य है एक टीचर का, ये सब भी कर्तव्य है, इसे छोड़कर और स्कूल के काम को छोड़ के और कोई भी काम में टीचर को नहीं लगाया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल विद इन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, आपके घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्राइमरी स्कूल्स होना चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल्स आपके घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए, मतलब 1 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में हो सकता है। ये होने से बच्चे स्कूल जा पाएंगे इजीली। अभी देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड, अप टू 60 स्टूडेंट, अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर चाहिए। अगर एक क्लास में 61 से 90 बच्चे हैं, मतलब 61 to 90 स्टूडेंट्स हैं, देन 3 टीचर्स। 91 से 120 स्टूडेंट्स हैं, देन 4 टीचर्स रहेंगे। अगर 121 से 200 टीचर्स हैं तो 5 टीचर प्लस एक 1 हेड टीचर एक स्कूल में रहेगा। अबव 200 बच्चे से ऊपर है तो छात्रों से अधिक, मतलब आप बोल सकते हो 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब 40-40 के हिसाब से एक एक टीचर और हेड टीचर रहेंगे, तो उस हिसाब से आपके बच्चे रखे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स भी असाइन किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस
ऑफ आरटी क्या क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। जैसे कि एजुकेशन के लिए बच्चों को आसपास के स्कूल में ही भर्ती करवाया जाए, जैसे 1 किलोमीटर के विद इन आपके गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स जो भी रहेंगे। और जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है वही दिया जाएगा। एंड अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर के विद इन होना चाहिए स्कूल, तो वैसा होगा तो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाएगा इजीली। It makes provision for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class. सोचो, कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं गया है और उसका एडमिशन नहीं हो पाया है उसके एज के पहले, तो जब भी वो एडमिशन लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तो उसको कोई भी प्रोविज़न से रोको मत कि तुमको एडमिशन हम तुम्हारे एज के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, कोई भी क्लास में घुसा देंगे, ऐसा नहीं। उसके एज के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टेस्ट लेना या इंटरव्यू लेना, उसके बाद एडमिशन दे देना उसके एज अप्रोप्रिएट क्लास में। इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। देखो, सिर्फ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर दे इतना अकेले थोड़ी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पेरेंट्स सब मिल के काम करेंगे। It lays down the norms and standard relating to pupil teacher ratio। देखो, pupil teacher ratio ऊपर अभी पढ़ा था, ये किस पे ज़्यादा फोकस देता है? जो आपके pupil teacher मतलब छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात है उसके ऊपर, और बिल्डिंग बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग आवर्स, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये टीचर विल स्पेंड ए मिनिमम 45 आवर्स। मैंने अभी बोला था ना, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग एक टीचर को 45 आवर्स स्कूल में काम करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन पर वीक में, और वो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर्स। देखो, ये प्रोवाइड करता है कि हमें हमारे स्कूल्स में अप्रोप्रिएट ट्रेंड टीचर्स चाहिए। दैट इज द रिक्विसाइट, मतलब टीचर्स विद द रिक्विसाइट एंट्री एंड क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी टीचर को स्कूल में पढ़ाना है तो इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। द एक्ट प्रोविड्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। कोई भी बच्चे को आप फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकते। देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देखना बस, ठीक है। लर्निंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और एक्वायरिंग नॉलेज, और इससे हम लर्निंग को बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स, वैल्यूज। और ये कैसे होता है? एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के थ्रू होगा। नेचर क्या है? लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है। एक लर्नर अगर लर्निंग करता है, कोई भी चीज़ को सीखता है, तो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ये यूनिवर्सल थॉट है, सबके लिए सेम। एडजस्टमेंट इसका पार्ट है। पर्पोसिव होता है, कभी कभी हमारा स्टडीज़ पर्पसिव, कोई पर्पस के लिए ही हम कंटिन्यू करते हैं। और इसका रिजल्ट मतलब हमारे अंदर क्यों चेंजेस आते हैं? एक्सपीरियंस की वजह से चेंजेस आते हैं। लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ट्रांसफरेबल है, कंटिन्यूस है, लाइफ लॉन्ग है। सो आपको मैं इतना सारा चीज़ पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सारे नोट्स रखना, बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत पहले बनाए हैं धीरे धीरे से, तो ये सब आप रख सकते हो। लर्निंग थ्योरीज देखो, जैसे स्किनर का थ्योरीज, हमने ना थ्योरीज में क्या क्या पढ़ा है पता है? मतलब मैंने आपको कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ पढ़ाया है। बाकी कुछ कुछ थ्योरीज ना मैं आपको एक्स्ट्रा कल के वीडियो में दे दूंगी, और भी एक्स्ट्रा दूंगी, क्योंकि टाइम नहीं है उतना थ्योरीज अभी पढ़ाना, तो उससे भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैंने क्विकली बहुत कुछ बोला है कि पैवलोव का अगर क्लासिकल कंडीशनिंग आता है, याद करना, पैवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। सुनते जाओ बस, लिखा नहीं है, मैं समझा रही हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगा, लिस्ट बना दूंगी, उतना पढ़ लेना, एग्जाम से पहले पढ़ लेना, ठीक है। पैवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, एंड वहाँ पे स्टिमुलस रेस्पॉन्स के ऊपर काम हुआ था। स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स ही होता है, जब कोई स्टिमुली आता है, स्टिमुली मतलब एक्सटर्नल फोर्स, उसी के ऑपोजिट में आप रेस्पॉन्स देते हो या फिर आपका बॉडी रेस्पॉन्स देता है। वाटसन बिहेवियरिज्म क्या है? ये रैबिट के ऊपर हुआ था। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर कैट के ऊपर सक्सीड हुआ था और सक्सेसफुल था। थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम और भी थ्योरीज का नाम देते हैं, जैसे कि कनेक्शनिज्म थ्योरी, क्योंकि ये कनेक्शन बॉन्ड बनाता है बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। अगर किसी ने बोला ओनली रेस्पॉन्स थ्योरी कौन सा है, ओनली रेस्पॉन्स थ्योरी कौन सा है, वो होता है स्किनर। स्किनर का थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और ये इंस्टिंक्ट बेस्ड नहीं है, मतलब पहले आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, पहले आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिवार्ड्स मिलेंगे।
तो ये प्रोसेस है, पहले रिस्पॉन्स दो, उसके बाद रिवार्ड ले लो। तो इसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी और रिस्पॉन्ड थ्योरी बोल सकते हैं, और जो कि रैट एंड पिजन के ऊपर हुआ था। फिर आपका ये है आपका क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो इच्छा के अनुसार होता है काम। हमारे मन में ना कभी कभी ओपिनियन और इच्छाएं बहुत आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। गैगनेस हायरार्की, जैसे मास्लो का हायरार्की है वैसे ही गैगने का हायरार्की है, जो कि अरेंजमेंट के बेसिस पे चलता है, बट उतना पूछे नहीं जाता है। तो ये शॉर्टकट वाला चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल वाला आपको दे दूंगी। अभी ह्यूमनिज्म का थ्योरी किसने दिया? मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, कार्ल रोगर्स का ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जिसको सेल्फ थ्योरी भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का थ्योरी किसने दिया? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बाय पियाजे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बाय बाइगोट्स्की, ब्रूनर डिस्कवरी, सो ब्रूनर ने दिया है। ऑसुबेल्स मीनिंगफुल थ्योरी लर्निंग थ्योरी ऑसुबेल ने दिया है। कॉग्निटिविज्म किसने दिया? तो फर्स्ट तो कॉग्निटिविज्म आपका आपने जो पढ़ा है पियाजे है, जीन पियाजे। इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जिसको हम कोहलार्स थ्योरी भी बोलते हैं, कोहलार KOHLER, कोहलार, जो मंकी के ऊपर हुआ था, मंकी एंड चिंपांजी, और जिस मंकी के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट किया गया 3 लेवल में, वो था आपका सुल्तान, जिसको मैंने पढ़ा दिया था आपको। हेब्स न्यूरो फिजियोलॉजिकल थ्योरी, ये हॉर्स के ऊपर हुआ था बट क्वेश्चन में कभी नहीं आया। देन आता है टोलम साइन थ्योरी एंड लिविंसफील्ड थ्योरी, ये दोनों भी आपके नहीं आते हैं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क एल हल ने किया है। लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपको बता दिया था। पॉजिटिव लर्निंग मतलब जो हेल्पफुल होता है, एक चीज़ में सीखा हुआ लर्निंग दूसरे काम में अगर हेल्पफुल हो उसे पॉजिटिव लर्निंग बोलते हैं। बट एक चीज़ में सीखा हुआ और एक फील्ड में सीखा हुआ लर्निंग अगर दूसरे फील्ड में बाधा बन के खड़ा हो जाए या ऑब्स्टेकल बन जाए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव वन। जीरो और न्यूट्रल जिसे बोलते हैं, वन थिंग जो कि आपने सीखा है एक फील्ड में और अनदर फील्ड में हेल्प भी नहीं कर रहा है, बाधा भी नहीं बन रहा है, उसको जीरो और न्यूट्रल बोलते हैं। फिर आपको हॉराइजॉन्टल एंड मैंने वर्टिकल भी लर्निंग समझाया था। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थोड़ा सा सुन लो, जो कार्ल रोगर का है, ठीक है, कार्ल रोगर का कंसेप्ट है। इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, स्टोरी जैसा सुनना, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया ह्यूमंस और इंडिविजुअल्स पे। नाम पे गिवन है ह्यूमनिस्टिक मतलब ज़्यादा सब्जेक्टिव वे में कौन यूज़ हुए? आपके ह्यूमंस और इंडिविजुअल्स हैं। सो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस किस पे करें? वी आर बेस्ड ऑन चॉइस, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चॉइस, हमारा चॉइस, इंटरेस्ट, हमें जिस पे इंटरेस्ट रहता है वो चीज़ हमें करना पड़ता है। क्रिएटिविटी, हम क्रिएटिव कब होते हैं? जब हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम समझ पाए क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, मेरा वैल्यू क्या है। ह्यूमन क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, मतलब एक्टिव तो है ही, साथ में क्रिएटिव भी है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस्ड, बहुत बड़े बड़े चीज़ों को वो कर सकते हैं। यूनिकनेस होता है, पता है सारे इंडिविजुअल्स एक दूसरे से बहुत ही यूनिक होते हैं और अलग होते हैं, और वो नीड करते हैं फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमें ना बहुत सारी चीज़ों में फ्रीडम चाहिए, तभी हम एक्सप्लोर करते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, फिक्स होना एक चीज़ पे, डिटरमाइन करना कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये किसका कंसेप्ट है? बार बार बोल रही हूँ, कार्ल रोगर का है। नेक्स्ट आता है कार्ल रोगर्स का, और क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है इनको। ह्यूमनिस्टिक है, हेमिनिस्टिक नहीं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। इनके फेमस थ्योरीज और क्या क्या है देखो। सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पॉजिटिव रिगार्ड थ्योरी, पर्सन सेंटर्ड थेरापी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। नाम से याद रखना, थ्योरी का नाम दे के कोई भी कौन से पर्सन ने ये थ्योरी डिस्कवर किया है पूछ सकते हैं। रॉगर्स का 1959 में उन्होंने ऐड किया, पर्सन्स टू ग्रो दे नीड एन एनवायरमेंट। अगर इंसान ग्रो करना चाहते हैं तो उनको कोई मतलब परिवेश और पर्यावरण चाहिए। क्या चाहिए? कौन सा चीज़? एक तो ऐसा एनवायरमेंट चाहिए कि जो जेन्युइननेस पे डिपेंड करता हो, ओपननेस होगा, सेल्फ डिस्क्लोजर होगा, मतलब वहाँ पे कोई आपको रोक टोक ना करे और कोई आपको डराए धमकाए नहीं, आपके लिए भी वो लोग जेन्युइन रहे, सच्चाई में चले, ठीक है। फिर क्या होता है? जो भी एनवायरमेंट रहे वो अनकंडीशनल हो, कोई कंडीशन के बेस पे ना हो कि इस कंडीशन को फॉलो करो तभी आगे बढ़ पाओगे, तो एक्सेप्टेंस रहेगा। फिर क्या है? एम्पैथी, सो आपके बातों को कोई सुने और समझे। अगर मैं आपके बातों को सुन के बोलूँ अरे तुझसे नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ ना, तू क्यों वरी हो रहा है, तो मैं करता हूँ मतलब तुम्हारा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपका डेवलपमेंट जीरो रह जाएगा। तो ये सिंपैथी होता है, दया दिखाना।
बट हमें एज ए टीचर क्या दिखाना चाहिए? एम्पैथी दिखाना चाहिए, दया भाव नहीं। बच्चों को बोलो इनर पोटेंशियल बढ़ाओ, मोटिवेट हो जाओ, मन को दृढ़ करो और आगे बढ़ो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो लोग क्या नीड करते हैं बड़े होने के लिए? जेन्युइननेस, कोई छल कपट ना हो, सच्चाई के साथ चलो, ओपननेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, एक्सेप्टेंस, सारे लोग हमें एक्सेप्ट कर ले, एम्पैथी रहे, मतलब हमारे पॉइंट्स को सुना जाए और अंडरस्टैंड करे। सेल्फ थ्योरी में 3 चीज आते हैं, याद रखना 3 कंपोनेंट है। सेल्फ ओथ, खुद का वैल्यू समझो, सेल्फ ओथ, ओपिनियन, वैल्यू योर प्लेस ऑन योर सेल्फ, खुद के वैल्यू को समझो, खुद के प्लेस को खुद डिटरमाइन करो, बट पॉजिटिव सेंस में, कोई छल कपट ना हो। सेल्फ इमेज, आप जो खुद को देखते हो, मिरर में आपने खुद को देखा है, जो इमेज आता है वो है सेल्फ इमेज। खुद को देखना नॉर्मल है, जो हमें चाहिए वो नहीं बोल रही हूँ, जो हम हैं वो है सेल्फ इमेज। आइडियल इमेज क्या होता है? जब हम किसी और को देख के बोले अरे काश मैं ऐसा होती, मेरे अंदर एक कैरेक्टर होते, मैं टॉप करती, तो दैट इज मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। मैं हूँ ए और मैं बी जैसा बनना चाहती हूँ, तो बी मेरा आइडियल सेल्फ इमेज है और उस जैसा मैं बनने को ट्राई कर रही हूँ, जो कि मैं हूँ सेल्फ इमेज, मैं हूँ सेल्फ इमेज। ठीक है, जब सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज पूरा मैच हो जाए, मतलब मैंने उस पर्सन को इतने अच्छे से ऑब्जर्व किया कि मैं उस जैसा पूरा बिहेव कर रही हूँ, उन जैसा बनने को ट्राई कर रही हूँ, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जब मैच हो जाए, जब दोनों सेल्फ मैच हो जाए और एक दूसरे के ऊपर आगे लटक जाए, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जब मैच ना करे, बहुत ही दूर दूर में रहे, उसको बोलते हैं छोटा ओवरलैप हुआ है, इनकॉन्ग्रुएंट। मतलब मेरा सेल्फ इमेज किसी के आइडियल इमेज के साथ मैच बिल्कुल नहीं कर रहा और मैं अपने आप में ही रहती हूँ बस। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव रिगार्ड क्या है। सो पॉजिटिव रिगार्ड, ये पॉजिटिव थिंग के साथ है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, रेस्पेक्ट के साथ है, ट्रीट के साथ है, अफेक्शन लव के साथ है। 2 टाइप्स ऑफ होता है, एक कंडीशनल होता है पॉजिटिव रिगार्ड, एक अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड विद द सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ आएगा। अनकंडीशनल अनकंडीशनड है, कोई जजमेंट नहीं होगा, विदाउट कंडीशंस, मैं आपके लिए कर रही हूँ, कोई जजमेंट नहीं है मेरा, मेरा कोई, मैं चाहती हूँ आपसे पास करें, बट किसी का मार्क्स बढ़ेगा, किसी का मार्क्स कमेगा, तो मैं बस सैड रहूँगी, बट मेरा कोई कंडीशन नहीं है ना आपके लिए, मैं बस मेरा काम ड्यूटी बहुत ही अच्छे से पूरा कर रही हूँ। ठीक है, बट मेरा कोई कंडीशन मैंने नहीं रखा कि तुम अगर अच्छा मार्क्स नहीं रखोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा मैंने कोई कंडीशन नहीं रखा है, जैसे जो करना चाहे उसके ऊपर ही रहेगा। पर्सन सेंटर्ड थ्योरी कौन होता है? पर्सन सेंटर्ड तो समझ चुके हो, पर्सन के ऊपर जो डिपेंड हो, इंडिविजुअल्स एबिलिटी के ऊपर, पर्सनालिटी बोला गया था, पर्सनालिटी के ऊपर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप काम करोगे तो एक्सपीरियंस गेन करोगे, काम करना भी एक लर्निंग होता है, सीखना होता है, लर्न थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या है? जब हम स्टूडेंट्स के नीड और वांट्स के ऊपर काम करें, इसे स्टूडेंट अप्रोच बोला जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। अच्छा, अप्रोचेस टू लर्निंग क्या क्या पढ़ा? ह्यूमनिस्टिक कार्ल रोगर है, कंस्ट्रक्टिविस्ट में एक है कॉग्निटिव बाय पियाजे, एक है सोशल बाय वाइगोट्स्की। कंस्ट्रक्टिव पूरा पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव आपने पियाजे का कंसेप्ट भी पूरा पढ़ा है, कॉग्निटिव पूरा पढ़ा है, राइट। कॉग्निटिव के स्टेजेस भी आपने पढ़े हैं और स्टेजेस को मैंने लिख के भी दे दिया है, फिर से एक बार अच्छे से देख के जाना, इतना लिख के दिया। वाइगोट्स्की का कंसेप्ट कंप्लीट है, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग। बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन होता है वैसा ही। देखो कंडीशन में क्या है, बेसिक कंडीशंस जब बोला जाए, एक होता है डिजायरेबल कंडीशन, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो। सो अकॉर्डिंग टू गैगने 1985 में कंडीशन 2 तरह का हो गया, कंडीशन 2 तरह के हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कंडीशन क्या है? जो आपके बर्थ के साथ आपके अंदर है, मतलब इनबॉर्न क्वालिटी है, जो जन्मजात है, जन्म के दौरान ही आपके अंदर आ गया है। और एक्सटर्नल क्या है? जो आपको एनवायरनमेंट से मिला है और एनवायरनमेंट ने आपको टीच किया है। एनवायरनमेंट यहाँ पे टीचर जैसा एक्ट करेगा, जो कि आपको सिखा रहा है। आपको अदर कंडीशंस क्या है? जब भी आप कुछ चीज़ सीखना चाहो ना, इफ़ योर माइंड इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, अगर आपका माइंड और बॉडी नहीं चाहता है कि कोई चीज़ों को ग्रहण करे, तो वो ग्रहण नहीं करेगा। इफ आपका माइंड और बॉडी पूरा रेडी है, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, तैयार हो लेने के लिए फिजिकली मेंटली, देन आप ये रेडी हो कोई भी काम को सीखने के लिए।
लॉ ऑफ रेडीनेस E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था, व्हेन ऑर्गेनिजम्स इज रेडी टू डू, अगर आपका बॉडी, आपका मेंटलिटी, फिजिकली आप पूरा रेडी हो कोई चीज़ को सीखने के लिए और करने के लिए, तो ये ना सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है, जिस रिजल्ट से आपको हैप्पीनेस मिले। जब आप रेडी ना रहो, जो रिजल्ट आएगा ना वो डिससेटिस्फाइंग वाला रिजल्ट आता है। अब मैचुरेशन पहले भी पढ़ाया है। मैचुरेशन एक नेचुरल डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। मैच्योर मतलब क्या है? बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, कॉम्पिटेंट और कंपटीशन कर सकते हो, लड़ सकते हो सबके साथ, आगे बढ़ सकते हो और कोई भी चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये हेरिडिटी के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर बिहेवियरल चेंज, आपके बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, ये बड़े होने के साथ साथ आपके अंदर हेरिडिटी मतलब गुणसूत्र के द्वारा आ चुका है, तो होगा। एज लिमिट इज़ देयर, और मैचुरेशन एक एज लिमिट से ही स्टार्ट होता है, एज लिमिट में ही रहेगा। मोटिवेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैचुरेशन, आपका इंटरनल मोटिवेटेड हो नहीं हो, ये मैचुरेशन पे कोई चीज़ नहीं है, ना ही इफेक्ट डालेगा। बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आ सकते हैं। लर्निंग टास्क आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखो मैथड्स पढ़ाना है, क्या हम इतना क्लियर पता नहीं चला? तो संडे के क्लास में जो हुआ इनसे ही हुआ है, मैं आप सब कुछ को अरेंज करके डिक्टेट करती हूँ। तो देखो, सो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग बोला जाता है। एक ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग का मतलब है जब आप टीचिंग दे रहे हो बच्चों को, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस किया था जब स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट हुआ था। बहुत बच्चों को हुआ मैम आप स्लो पढ़ाते हो, मैम आप जल्दी पढ़ाते हो, तो बहुत कुछ हुआ। अब धीरे धीरे एडजस्ट करने को स्टार्ट किए। जब बच्चे ऑफलाइन मिलते हैं तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा बोलती हैं वैसा बोलती हैं। बट अगर हम रेगुलरिटी रखेंगे और उसके साथ नए नए मेथड्स का यूज़ करेंगे, ऑब्वियस है हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर उसमें से एक भी चीज़ स्किप होता है, मतलब आप एब्सेंट हो या टीचर एब्सेंट है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग का कुछ पोर्शन मिसिंग रहेगा, क्योंकि हम एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है। सो 3 टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्निंग को फ्रूटफुल बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं, फलप्रद बना सकते हैं। एक होता है जब लर्निंग टीचर सेंट्रिक हो। टीचर सेंट्रिक मतलब मेन कैरेक्टर कौन है? टीचर। टीचर सेंट्रिक मतलब यहाँ पे मेन ऑथोरिटी में कौन है? टीचर है। लर्नर यहाँ पे एम्प्टी वेसल जैसे हैं और पैसिव एजेंट है, बस इतना याद रखो। लर्नर्स क्या है, आप कैसे रहोगे, हिंट करने के लिए बोल रहे हो। आप लोग कोई भी एम्प्टी वेसल नहीं हो, इतने पढ़ के आए हो, सब टैलेंटेड बच्चे हैं, सबको आता है सब कुछ। तो टीचर एक यहाँ पे अगर टीचर सेंट्रिक होता प्रोसेस, तो टीचर ऑथोरिटी होते, लर्नर्स एम्प्टी वेसल और क्या बोल सकते हैं, पैसिव एजेंट, मतलब जो शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, कुछ आंसर्स नहीं देते हैं, बस समझ रहे कि नहीं हाँ हूँ करते रहते हैं, वैसा। तो सेंटर ऑफ नॉलेज कौन है? टीचर है। इंफॉर्मेशन गिवर कौन है? टीचर है। असेसमेंट कैसे होगा? सबमेटिव होगा। यहाँ पे नो फॉर्मेटिव लिखा गया, फॉर्मेटिव नहीं होगा, बस सबमेटिव होगा, बिकॉज टीचर यूज कर रहे हैं। लर्नर सेंट्रिक में क्या होगा? रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, बच्चे यहाँ पे खुद से सीखेंगे। देखो एक्टिव सेंटर, हायर डिग्री ऑफ एंगेजमेंट, बच्चे यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे और बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे काम के साथ। प्रोवाइड सेल्फ रिफ्लेक्शन अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देंगे। बच्चों को जितना अपॉर्चुनिटी दोगे, सुविधा दोगे, उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। आज के टाइम पे बच्चों को अगर आप नॉर्मली गुस्सा करो, गाली दो, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है। Some students think that they are very intelligent, they have intuitive growth, knowledge, etc., so that they can prepare everything. But little bit guidance is important, right? तो हमें बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देना है। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर जैसा काम करेगा, टीचर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा, टीचर यहाँ पे गाइडर बन के रहेगा, बट टीचर इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा। एनेबल्स पर्सनलाइजेशन, एक एक पर्सन्स का जो भी नीड होता है उस पर काम करेगा। फोकस ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखो यहाँ पे सबमेटिव था, यहाँ पे नॉट फॉर्मेटिव लिखा गया था, बट लर्नर सेंट्रिक में फोकस ज़्यादा रहा फॉर्मेटिव में। ठीक है। लर्निंग सेंट्रिक कौन सा होता है? लर्निंग सेंट्रिक मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, जहाँ पे हम स्टूडेंट के लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डिफरेंट मैथड्स का यूज़ करेंगे। एंगेजमेंट विथ कंसेप्ट, बच्चों को कंसेप्ट के साथ जोड़ेंगे,
लॉन्ग टर्म रिटेंशन, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रख सके, भूले ना। लर्नर यहाँ पे इंटरेस्ट, ऐसा लर्निंग कराएंगे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाए, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखो, लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये लाइन याद रखना। कैरेक्टर क्या होना चाहिए लर्निंग का, कहीं से भी सीखो, कोई भी चीज़ों से, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इम्यूलेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, जितना प्रैक्टिस कर सको, जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सको। शेयर्ड विजन एंड लीडरशिप, आपके अंदर विजन का कैपेसिटी, लीडरशिप कैपेसिटी आए, नेतृत्व लेने का कैपेसिटी। रिलाई ऑन ए टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, टीम में काम करना, एक साथ मिलके, याद रखो ग्रुप एक्टिविटीज़, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। प्रोसेस क्या है, नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज, पहले तो नॉलेज बनाओ, उसको याद रखो, फिर ट्रांसफ़र करो, क्रिएट करो, रिटेन करो, ट्रांसफ़र करो, क्रिएट करो, रिटेन करो एंड ट्रांसफ़र करो। ओके, देखो और लास्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा लेसन प्लान, अभी जो मॉडर्न लेसन प्लान चल रहा ना, मतलब मॉडर्न है अभी का जो लेसन प्लान है, वो किस पे बेसिस है, उसको क्या बोलते हैं, हबर्टियन लेसन प्लान बोला जाता है। क्या लेसन प्लान है ये, हबर्टियन लेसन प्लान है, HERBAR, हबर्टियन, हवर्शियन भी बोल सकते हो, हवर्शियन लेसन प्लान है और अप्रोच बोला जाता है, ठीक है, लेसन प्लान है। इसके अकॉर्डिंग, इसके प्रोसेस में कितने ईज होते हैं, 5E का कंसेप्ट है, 5E का कंसेप्ट है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। एक क्विक एग्जाम्पल दूं, कोई भी चीज़ को अगर आप करना शुरू करते हो तो उसका लास्ट रिजल्ट आएगा ना, कुछ प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट को चेक करना तो इवैल्यूएट तो रहेगा ही। तो पहले काम के साथ जुड़ो, फिर उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको एक्सप्लेन करो और ज़्यादा डिटेल बताओ, फिर उसको इवैल्यूएट करो। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। बट नाउअडेज इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 7E प्रोसेस में, 5E से 7E चला गया है। 7E में 2E कहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, ये 5 तो E है, बट उससे पहले एक ऐड हुआ है एलिसिट, और उसके लास्ट में एक ऐड हुआ है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, हम सीमित नहीं रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, एलिसिट और चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो एलिसिट, एक्सटेंड, ये चीज़ें ऐड हो गए हैं, मतलब अभी 5E प्रोसेस से 7E प्रोसेस में आ गया है। अच्छा, इनका अगर लेसन प्लान बनाते हैं तो क्या क्या लिखना चाहिए। एक लेसन प्लान में पहले होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है जहाँ पे मोटिवेशनल पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, जैसे कि बच्चों को इससे कौन से उद्देश्य पूरे होंगे, कौन से लक्ष्य पूरे होंगे, कौन सा नॉलेज मिलेगा, क्या टॉपिक्स के ओरिएंटेड जानेंगे ये। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करना पड़ता है, उसके साथ प्रीवियस नॉलेज अज्यूम एंड टेस्टिंग, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन और जो भी एग्जाम्पल्स लिया है उसका एसोसिएशन, फिर जनरल आइडिया निकालना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन एंड रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन अभी आपको वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चाहिए एग्जाम के लिए, तो इतना करो, और उसके बाद जो चाहिए वो मैं डिटेल कराऊंगी। अभी के लिए आपके एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के लिए इतना चाहिए। तो लेसन प्लान में हम क्या क्या रखें, इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैपिचुलेशन, ठीक है। एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी, आप चाहो तो इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ चुके हो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये थोड़ा सा देख लो, लास्ट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM बोलते हैं हम। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये यूज़ कौन करता है, टीचर करता है। और टीचर क्यों यूज़ करता है, क्लास को अच्छा बनाने के लिए, नोवेल्टी एंड फ्रेशनेस क्रिएट करने के लिए। लार्जर टाइम तक, जैसे बच्चों को ना मूवीज़ दिखा के पढ़ाओ, बहुत टाइम तक रिमेंबर रखेंगे। बच्चों को गाना सुना के पढ़ाओ, बहुत टाइम तक रिमेंबर रखेंगे। एक्टिंग करके पढ़ाओ तो ऑब्वियस है एग्जाम के टाइप में जब वो कॉन्शियस माइंड से सोचेगा तो वो रिमेंबर करेगा, यस टीचर ने एक्टिंग करके दिखाया था, तो उसको रिमेंबर आ रहा है। तो ऐसे कलरफुल चीज़ें जब देखते हैं बच्चे या कोई रियल चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो बच्चों का लॉन्गर पीरियड तक रिटेंशन होता है या याद रहता है। टाइप्स क्या क्या है, ऑडियो, TLM मतलब जैसे ऑडियो बोला गया सुन के याद रखोगे, ह्यूमन वॉइस, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये हो सकता है। नॉन प्रोजेक्टेड क्या है,
प्रोजेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि नॉन प्रोजेक्टेड में ब्लैक बोर्ड है, नॉन प्रोजेक्टेड में ब्लैक बोर्ड है, टंगा हुआ रहेगा बट उसके ऊपर आप कुछ पॉइंट आउट करके कम पढ़ाओगे, उसके ऊपर कोई भी पिक्चर्स आप खुद से ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे पिक्चर नहीं बना होगा, प्रोजेक्टेड नहीं है, ये नॉन प्रोजेक्टेड है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, मतलब टीएलएम, जिसको आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एट्सेट्रा। प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है, जिसमें स्लाइड्स हो, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो या प्रोजेक्टर लगा हो, हाईलाइट किया जा सके, उसको प्रोजेक्टर बोला जाता है, प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। विजुअल टीएलएम क्या होता है, जिसको बस देख सकते हो, बस देख सकते हो, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर, आपका रेफरेंस बुक्स, आपके कॉपी जो भी लिखते हो आप उसको बस, और या हो सकता है कोई मॉडल पिक्चर, ऐसा। तो ऐसा आपके टीएलएम्स होते हैं। टीएलएम फॉर द स्पेशल लर्नर, जैसे कि अगर एक अंधे बच्चे हैं, तो अंधे बच्चे हैं या कम देखते हैं तो स्क्रीन मैग्निफिकेशन होता है, मतलब स्क्रीन को बड़ा करो, लो ऐसा मैग्नीफाई करना और बड़ा करना। टेक्स्ट रीडिंग, जैसे ब्रेल यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट रीडिंग के लिए भी ऐप होता है जो कि बोल देता है पूरा क्लियरली, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। स्क्रीन रीडर भी होता है ऐप, जिसके थ्रू स्क्रीन में क्या लिखा है वो पढ़ के रीड कर सकता है अगर अच्छे से लिखा हो तो। ऑडियो डिवाइसेस भी होते हैं, टेक्स्ट टेलीफोन्स भी होते हैं, ठीक है। और आपको नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट बहुत कुछ करवा दिया, जो बाकी है नेक्स्ट करेंगे, इतना में आपका सीटेड तक का हो जाए, फिर और जो जो बाकी है हम फिर से मर्ज करके और एक टाइम करेंगे, ठीक है।